नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। करीब 2 महीने बाद आज से देश भर में हवाई यात्रा की शुरुआत हो गई है। लंबे समय से अपनों से दूर फंसे लोग यात्रा से खुश तो हैं, लेकिन इस बार सफर का अंदाज बदला सा नजर आया। यात्रा के तौर तरीकों से लेकर फ्लाइट के अंदर की तस्वीर भी बदली हुई थी। सोमवार सप्ताह का पहला दिन और देश भर के एयरपोर्ट के लिए बेहद खास, क्योंकि कोरोना बंदी के 62 दिन बाद घरेलू उड़ान सेवा जो शुरू हुई, देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर बिहार झारखंड, हर जगह की तस्वीर खास थी। अरसे बाद एयरपोर्ट पर यात्रियों की चहलकदमी दिखी तो विमान के अंदर की तस्वीर भी काफी अलग। कल तक जो एयर होस्टेस यूनिफॉर्म में नजर आती थी, वो आज पीपीई किट में विमान के अंदर यात्रियों का स्वागत कर रही थी। मुसाफिर भी संक्रमण से बचाव के लिए शील्ड मास्क लगाए अपनी सीटों पर बैठे दिखे, क्योंकि ऐसी गाइडलाइन जारी की गई है जिसके तहत सभी यात्रियों की सुरक्षा जांच और स्कैनिंग के बाद उन्हें विमान में बिठाया गया। नए नियमों का पालन करते हुए यात्री अपनों तक पहुंचे तो नया तजुर्बा भी सुनाया। ओवरऑल पूरी प्रोटेक्शन के साथ आपकी ट्रैवल हो रही है, सो कोई डरने की बात नहीं है और ओवरऑल सब कुछ अच्छी ही था। स्किन नहीं छुपा रहे थे अपनी, बहुत अभी भी छू नहीं सकते हैं जब तक घर जाकर एक बार अपने बॉडी को वॉश ना कर लें। तो पूरे टाइम बस कुछ भी अगर हो रहा था, अगर रीचिंग भी हो रही थी तो स्किन नहीं छुपा रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर मेंटेन हो रही थी। अब पब्लिक खुद से बदमाशी करती है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। 2 महीने बाद यात्रा कर रहे पैसेंजर सरकार के कदम की तारीफ कर रहे हैं और इसे समय की जरूरत भी बता रहे हैं। हम लोग का तो आज पहला वाला फ्लाइट था, बिल्कुल सब चीज व्यवस्थित है, सब चीज ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले की अपेक्षा आज क्या वो बहुत ज्यादा इन लोग मैंने पैसेंजर को कुछ भी हैसल नहीं हुआ और सब ठीक ठाक करके हो गया। व्यवस्थाओं का पालन करना हम लोगों का काम है, बाकी तो आप निर्देश दे सकते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, खुद को सुरक्षित रखना है तो नेचुरल है आपको अपना सारा व्यवस्था जो व्यवस्थित किया गया है उसके हिसाब से चलना है। वैसे हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसके मुताबिक तय समय से कम 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना जरूरी है। वेब चेक इन के बाद ही एंट्री मिलेगी। यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप जरूरी होगा। हालांकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐप जरूरी नहीं है। बैगेज टैग डाउनलोड कर सामान पर चिपकाना भी होगा। डिपार्चर और अराइवल एरिया में ट्रॉली नहीं मिलेगी। फ्लाइट में खाना नहीं मिलेगा, साथ ही खुद का खाना भी नहीं ले जा सकेंगे। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से सरकार ने बीते 25 मार्च से ही घरेलू यात्री उड़ानों को पूरी तरह बंद कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें तो 22 मार्च से ही बंद हैं। हालांकि मालवाहक उड़ानें और स्पेशल फ्लाइट्स का ऑपरेशन जारी था, लेकिन घरेलू यात्री सेवा बहाल होने से अब हजारों लाखों लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से भुवन किशोर झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आपकी परेशानी कम करने के लिए सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये फैसला लिया है ताकि आपको राहत मिल सके, लेकिन अब जिम्मेदारी आपकी है कि नियम का पालन करते हुए यात्रा करें। इधर कोरोना को मात देने में प्रदेश का पूरा स्वास्थ्य महकमा जी जान से लगा हुआ है, लेकिन इसी बीच कोरोना वॉरियर्स के लिए 50 लाख की बीमा ने कईयों के मन में शंका का वायरस पैदा कर दिया है। कोरोना संकट में चिकित्सा सेवा से जुड़े कोरोना वॉरियर्स को 50 लाख की बीमा की सुरक्षा दी गई है, लेकिन इस बीमा लाभ को लेकर आयुष चिकित्सकों में संदेह की स्थिति पैदा हो गई है। आयुष चिकित्सकों में शंका की स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि राज्य के आयुष निदेशक भी ये नहीं बता सके कि 50 लाख की बीमा सभी चिकित्सकों के लिए हुई है या नहीं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के डॉक्टर हो। सबके लिए 50 लाख का बीमा हुआ है, आप लोग का बीमा नहीं हुआ। अब झारखंड में तो ऐसा कोई हम लोग को नजर नहीं आया अभी तक। तो खतरा बना हुआ है ना आप लोग? हाँ, खतरा तो बना हुआ है।
आयुष के साथ से तो हमेशा भेदभाव रहा ही है। देखिए, ये मामला मेरे स्तर का नहीं है, ये मामला तो सरकार के स्तर का है। इसमें हम आपको क्या उत्तर दे पाएंगे, ये बिल्कुल सरकार के स्तर का है। केंद्र सरकार से जो हम लोग को गाइडलाइंस ये मांगे गए थे, तो हम लोग अपना नाम गाम लिख के भेजे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से मांगे गए थे। और मैंने जो कुछ इस मामले में होगा वो मैं सरकार के स्तर से होगा, मेरे स्तर से स्थायी आयुष डॉक्टर्स के साथ साथ 500 से ज्यादा अनुबंधित आयुष चिकित्सक और एनएचएम कर्मी अपनी सेवाएं स्वास्थ्य विभाग को फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में दे रहे हैं। उधर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने व्हाट्सएप के माध्यम से आयुष चिकित्सकों को भरोसा संदेश भेजा है। वहीं रांची के सिविल सर्जन ने भी कहा है कि रांची जिले में खुद उन्होंने 60 से ज्यादा आयुष चिकित्सकों के नाम जीवन बीमा के लिए भेजे हैं। नहीं, जहाँ तक मुझे ज्ञात है 50 लाख के बीमा की जो बात है वो कोविड कार्य में लगे हुए हर व्यक्ति के लिए, चिकित्सक पारा चिकित्सक के लिए अवेलेबल है। किसी के नाम से ऐसा नहीं है कि सो डॉक्टर XYZ डॉक्टर ABC के लिए ये इंश्योरेंस किया गया। वो एक लमसम बना हुआ है कि जो भी कोविड कार्य में लगे रहेंगे चिकित्सक या पारा चिकित्सक, उनको इस चीज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आज एलोपैथ डॉक्टर्स के साथ साथ आयुष चिकित्सक समेत तमाम स्वास्थ्य कर्मी चेक पोस्ट से लेकर क्वारंटीन सेंटर और सर्विलांस टीम में तैनात है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी स्ट्रीम के डॉक्टर्स के सामूहिक बीमा होने की बात कही गई है, लेकिन बात चूंकि जिंदगी और सुरक्षा की है, इसलिए आयुष चिकित्सक हाथ में भरोसे वाला कागज मांग रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र की रिपोर्ट। इधर राजधानी रांची में बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की खपत भी तेजी से बढ़ी है, लेकिन लगातार पावर कट ने कोरोना बंदी में मुश्किलों को बढ़ा दिया है। लगातार बढ़ते पारे के बीच बिजली की आंख मिचौली ने राजधानी वासियों को परेशान कर रखा है। हालात ये हैं कि बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की लोड ने विभाग के साथ साथ आम लोगों को भी मुश्किलों में डाल दिया है। हर बार ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ने के साथ साथ जंपर और इंसुलेटर जलने से घंटों पावर कट की समस्या आ रही है। लोड तो भी बढ़ा हुआ है, अभी गर्मी की वजह से लोड भी बढ़ा हुआ है, इसके कारण से बिजली की खपत तो ज़्यादा हो रहा है और लोड के कारण कहीं पर तार टूट जाता है, कहीं पर जंपर टूट जाता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। लगातार जो है प्रति में 1 घंटा पर आना है, 1 घंटा पर जाना है, यही स्थिति है। कॉलोनी के लोग त्रस्त हैं, रांची के लोग त्रस्त हैं, हर तरफ बिजली के लिए त्राही हो रहा है और गर्मी का समय है। SLDC के आंकड़ों पर गौर करें तो सामान्य दिनों में राज्य भर में करीब 1200 मेगावाट खपत होने वाली बिजली की तुलना में आज 1350 से 1400 मेगावाट बिजली की डिमांड है। ओवरलोड के कारण लगातार ट्रिप हो रहे ग्रिड से परेशान JBNL ने शहरी क्षेत्रों में पावर सप्लाई किसी तरह जारी रखने को कहा है। अभी फिलहाल ऐसा ही कहा गया है कि रूरल फीडर को आप पहले कंट्रोल करें और उसमें भी सीक्वेंस दिया गया है 33 बेर को पहले, उसके बाद ब्राह्मवे को, फिर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो टाटी सिलवे है, फिर उसके अलावा रातू है और अगर इतना में कंट्रोल नहीं होता फिर तब टाउन फीडर को कंट्रोल करना है। बिजली विभाग के मुताबिक पावर की सप्लाई पर्याप्त है और जो कुछ भी समस्या आ रही है वो लोकल फॉल्ट की वजह से ही है। बहरहाल बढ़ती गर्मी और बढ़ती पावर की जरूरतों के बीच बिजली विभाग संतुलन बिठाने की कोशिश में जी जान से जुटा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। तो बिजली ने आम लोगों के साथ साथ विभाग को भी परेशान कर रखा है। इधर पूर्वी सिंहभूम में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। गुफा में रहने वाले सबर परिवारों की दुर्दशा की खबर चलने के बाद मौके पर पहुंचे शासन प्रशासन ने पिछड़े परिवारों से मुलाकात की, लेकिन मामला सीमा क्षेत्र के चक्रव्यूह में फंस गया। न्यूज़ 18 की सामाजिक जिम्मेदारी ने आदि मानव की तरह गुफा में रहने वाली सुनमनी सबर के परिवार को अचानक सुर्खियों में ला दिया। पूर्वी सिंहभूम के ओडिशा सीमा पर गुफा में जिंदगी बसर कर रहे सबर परिवार की खबर न्यूज़ 18 पर चलने के बाद सुदूर जंगलों के बीच गुफा में शासन प्रशासन और मीडिया का मजमा लग गया। मौके पर पहुंचे वीडियो और पोटका विधायक ने इस क्षेत्र को ओडिशा सीमा के भीतर बताया और सुनमनी सबर के परिवार को ओडिशा सरकार से राशन दिलवाने की बात कही। मीडिया में दिखाया गया कि ये पोटका विधानसभा अंतर्गत आते हैं, लेकिन आज हम लोग को पहुंचने पर यहाँ पता चला
कि शनिवारी देहुरी ये माकड़गोड़ा के हैं और इनके साथ उनका लड़का और लड़का का बहू और उनके साथ उनका नाती मिल के यहाँ 7 जन रहते हैं और जो जहाँ रहते हैं ये भी उड़ीसा सीमा पे ही आता है। न्यूज 18 की टीम जब सबसे पहले इस गुफा में पिछले दिनों पहुंची थी तब सबर परिवारों ने पिछले 10 से 12 सालों से यहाँ रहने की जानकारी दी, लेकिन खबर चलने के बाद मौके पर पहुंचे प्रशासन और विधायक ने इन परिवारों के पिछले 10 दिनों से गुफा में रहने की बात कही। शायद इसके पीछे प्रशासनिक दबाव हो या कुछ और, क्योंकि स्थानीय लोगों ने सबर परिवारों से उनकी भाषा में भी बातचीत की। आइए सुनाते हैं आपको पिछली बार न्यूज 18 पर सबर परिवार ने क्या कहा था। 12 साल हो गया इधर पत्थर खोंगर में, मेरा घर में नहीं है तो पत्थर खोंगर है ही। हम 12 साल हो गया, खाना पीना से बहुत कष्ट। उड़ीसा के वहाँ के जो मयूरभंज के जो विधायक हैं उनके साथ उस जिले के डीएम उपायुक्त से हम लोग को पहल करेंगे, बात करेंगे कि ताकि उनको और रहन सहन में, पढ़ाई लिखाई में और जो भी सरकार का सुविधा है उनको मिले। सबर परिवारों का सीमाई इलाका चूंकि उड़ीसा राज्य का निकला, लिहाजा आनन फानन में मदद और जिम्मेदारी निभाने पहुंचे लोग कुछ अनाज और राशन सौंपकर वापस लौट गए। उधर सबर परिवारों ने भी अपने कदम वापस उसी गुफा की ओर बढ़ा दिए जहां से न्यूज 18 ने अपनी कहानी की शुरुआत की थी। उम्मीद है ओडिशा सरकार और प्रशासन के कदम इस गुफा तक जल्द पहुंचेंगे। न्यूज 18 के लिए घाटशिला से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। और बात कर लेते हैं रामगढ़ की खबर की, जहां रजरप्पा थाना क्षेत्र में मजदूरों से भरी एक बस पलट गई। हादसे में 35 से ज्यादा मजदूरों के घायल होने की खबर है, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल मुंबई से मजदूरों को लेकर एक बस पश्चिम बंगाल के वर्धमान जा रही थी, तभी सिकंदरी घाटी में बस पलट गई। हादसे में घायल 17 मजदूरों को रिम्स में भर्ती करवाया गया है। घायल यात्रियों की माने तो बस जो थी ओवरलोडेड थी। बस में 75 यात्री सवार थे। वहीं वे लोग रास्ता दरअसल भटक गए थे। रिम्स कोरोना टास्क फोर्स के चिकित्सक डॉक्टर निश्चित एक्का ने कहा कि हादसे के शिकार सभी मजदूर प्रवासी हैं, लिहाजा सभी कोरोना संदिग्ध हैं, इसलिए सभी को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। बहुत गंभीर है और लगभग हमारे पास अभी 17-18 लोग पहुंच चुके हैं और भी सुनने में आ रहा है कि पहुंच रहे हैं। प्रशासन से पता चला कि 20 के आसपास लोग हैं। कुछ लोग ठीक हैं, गंभीर हैं, कुछ अभी हम लोग नहीं कह सकते हैं कि क्या है, लेकिन उनका इलाज चल रहा है तत्काल। और चूंकि ये लोग सब बॉम्बे से आ रहे थे, कलकत्ता जा रहे थे, हाँ, तो इसमें यही बात है कि ये सस्पेक्ट में आ जाते हैं हमारे हिसाब से, तो इसीलिए सब लोग हम लोग पीपी में कोशिश कर रहे हैं और इनको आइसोलेशन, हमारा जो डेंगू वार्ड था उस पर अभी रखा जाएगा और फिर आगे का इलाज होगा। तो ओवरलोड है, तो वहाँ से चलते चलते कल रात को उन्होंने जो झारखंड है उसमें रास्ता गुम हुआ था, अंदर ही घूमते घूमते कम से कम 6-7 घंटा घुमा दिया। हाँ, भूला था। तो चले फिर कोई मिला एक बाइक वाला, उनको पूछ के हम लोग बाहर आ गए सुबह। तो इधर खाना खाए आगे, वहाँ खाना खा के अभी जा ही रहे थे बस। उधर धनबाद के रिसा में एक प्रवासी मजदूर जब चेन्नई से अपने गांव पहुंचा तो लोगों ने उस पर हमला बोल दिया। गांव वाले का कहना था कि पहले उसे क्वारंटीन सेंटर में रहना चाहिए था, लेकिन वो गांव कैसे आ गया। हालांकि युवक के पक्ष में कुछ लोग आए, लेकिन जब मामला बढ़ गया तब पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की जांच कर उसे होम क्वारंटीन में रहने की सलाह दी। कुछ लोग विरोध कर रहा कि वहाँ रहेगा, कुछ लोग चाह रहा कि यहाँ नहीं रहे, ठीक न। तो युवक कहाँ से आया था, कितना युवक आया सर? ये अकेले आए हैं। कहाँ रखने के बाद चल रहा है? ये अपन सब चेक करेले है, ठीक न। चेक करने के बाद भी ये थी ये लोग विरोध कर कि नहीं गाँव में नहीं रहे। भैया इसका घर द्वार यहाँ तक कहाँ रहेगा? जब चेक करा लिया अभी से क्या निर्णय निकला? इसका निर्णय निकला कि अपना घर में रहेगा। डॉक्टर यहाँ एक फुट फिट कर दिया। अच्छा है। गढ़वा के डंडई में प्रसव के दौरान जच्चा और बच्चा की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल एक प्राइवेट अस्पताल में महिला को भर्ती कराया गया था, लेकिन जब उसकी तबीयत खराब होने लगी तब प्राइवेट अस्पताल ने महिला को सदर अस्पताल भेज दिया, जहां महिला का प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने जब बवाल काटा तब सिविल सर्जन ने मामले की जांच की बात कही। घर से भाई हॉस्पिटल में लगे, वहाँ डिलीवरी केस था और भाई
यहाँ होनहारी होने लगा तो पहले जाना पड़बे न करेगा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले गए तो 15 तारीख के भर्ती किए यहीं डंडई श्री रंजन डॉक्टर के पास डंडई। 15 दिन पहले डंडई के कोई अस्पताल में वो सिजेरियन हुआ था और उसका वहाँ बच्चा मर गया था और सीरियस होने के बाद वो महिला परसों हमारे अस्पताल में भर्ती हुआ था जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी और कल भोर में उसका डेथ हो गया। तो ये एप्लीकेशन मिला है कि वो डॉक्टर साहब जो क्वालिफाइड नहीं हैं उन्होंने अपने क्लिनिक में जांच किया है। और चतरा के प्रतापपुर में गर्भवती महिला से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता की माने तो 4 दरिंदे पहले उसे जबरन उठाकर जंगल ले गए, फिर गमछे से बांधकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित महिला के बयान के आधार पर 4 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। एसडीपीओ ने दरिंदों की जल्द गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मनीषा पूछे भी तो बताइए हमको 5 माह में गर्भवती भी हैं और मेरे साथ में कुछ लोग जो हैं जो चेहरा से हम देखने के बाद चिन्ह सकते हैं लेकिन नाम नहीं जानते हैं और उसी पर अपना पुलिस भी जांच कर रही है। FIR किया गया और हम प्रशासन से मांग भी करते हैं कि जो दोषी है उसको चिन्हित करते हुए उचित कार्रवाई। 4 लोगों पर अज्ञात मामला दर्ज किया गया। अभी तक सर जांच में क्या अभी अनुसंधान चल रहा है इसलिए अभी कहना उचित नहीं होगा। लातेहार के चंदवा में अभिजीत ग्रुप के निर्माणाधीन पावर प्लांट परिसर में आग लग गई जिससे इलेक्ट्रिकल वायर मशीन और यार्ड में खड़ी गाड़ियां जलकर राख हो गई। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। वहीं चतरा के नक्सल प्रभावित लावालौंग थाना क्षेत्र में आगलगी की घटना में 2 सहोदर भाइयों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक गांव के विजय भुइया के घर में अचानक आग लगी। आगलगी की इस घटना से घर में सो रहे विजय के 2 मासूम बच्चों में से एक 8 वर्षीय बालवीर की झुलसकर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका छोटा बेटा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। ग्रामीणों ने उसे सदर अस्पताल पहुंचाया लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। विजय भुइया के यहाँ जो है शॉर्ट सर्किट से आग लगा है जिसके कारण उनका जो बड़ा लड़का है उनका देहांत हो गया और छोटा लड़का को रांची रिम्स रेफर किया गया है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग सरकार के द्वारा जो भी मुआवजा हम लोग उपलब्ध कराएंगे उनको। उधर धनबाद की बीसीसीएल के कुसुंडा एरिया की आउटसोर्सिंग कंपनी में वर्चस्व को लेकर फायरिंग की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि अलकुशा कोलगरी में BLA UCC आउटसोर्सिंग में भूमि पूजन के बाद मशीन से काम शुरू करने के खिलाफ स्थानीय ग्रामीण और नेता गोलबंद होने लगे। इसी दौरान भीड़ से 2 राउंड गोली चलाई गई जिससे इलाका तनावपूर्ण हो गया। बाद में कंपनी और पुलिस के पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करने की कोशिश करते नजर आए। बाद में मामला किसी तरह शांत हो पाया लेकिन मामले की जांच अभी भी जारी है। वहीं गढ़वा में आपसी वर्चस्व को लेकर गोलीबारी की घटना सामने आई है जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सदर थाना क्षेत्र के दरमीत प्रतापपुर गांव की एक घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है और मामले की छानबीन जारी है। और इसी के साथ जोहार झारखंड में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। India's largest news